भविष्य का वो समय जहां दुनिया भर के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो चुके थे। लाइट्स, मोबाइल फोन, पेमेंट सिस्टम, यहाँ तक कि कोई भी व्हीकल नहीं चलते। मॉडर्न इंसानी सभ्यता वापस से पुरानी प्रजाति में शिफ्ट हो जाती है। इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है सैम नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। उसके फैमिली में उसकी वाइफ, एक बेटा और एक बेटी होते हैं। सभी अपनी अपनी लाइफ आराम से जी रहे थे। यह मॉडर्नाइजेशन का समय चल रहा होता है जहां सब कुछ डिजिटल हो चुका है। सभी लोग अपने आसपास टेक्नोलॉजी से घेरे पड़े हुए हैं। इवन इस समय कोई भी मोबाइल फोन से जरा भी दूर हट नहीं पाता। सेम यही हालत सैम के भी घर में होती है। उसके दोनों बेटे बेटियां मोबाइल फोन्स में लगे रहते लगातार बात करने के लिए। इवन सैम को भी ऑफिस में जाकर सारी टेक्नोलॉजीज का ही यूज करके काम करना पड़ता था। यानी गौर से देखा जाए तो डे टू डे लाइफ में उनकी जितनी भी चीजें थीं वो सब की सब टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई होती हैं। चाहकर भी वो उनसे अलग नहीं हो सकते। अब एक सुबह जब सैम उठ रहा था तो उसे अपने ऑफिस पर जाने के लिए काफी लेट हो गया होता है। सैम अपनी वाइफ पर ही गुस्सा करने लगा कि ये अलार्म क्लॉक बजा क्यों नहीं। अलार्म क्लॉक स्ट्रेन तरीके से एक ही जगह पर रुका हुआ होता है। वो सभी अपने मोबाइल फोन्स को भी चेक करते हैं लेकिन वो भी बंद पड़े हुए थे। उस सुबह कुछ ऐसी अनजान चीज हुई जिससे कि आसपास की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एकदम से बंद पड़ गई होती है। मोबाइल फोन्स के साथ साथ कार्स भी नहीं चल रही होती, जिससे सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं। सैम ने तो लैंडलाइन फोन भी ट्राई किया लेकिन वो भी डेड होता है। अब सैम और उसके बच्चों को स्कूल और ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था तो वह तुरंत ही निकल पड़े। लेकिन यहाँ पता चला कि उनकी सोसाइटी का जो लिफ्ट है वह भी खराब हो चुका है। इसीलिए अब सभी लोग जो खड़े हुए थे उन्हें स्टेयर से ही जाना पड़ता है। सैम ने जब रोड के ऊपर नजर घुमाया तो सारी गाड़ियां अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, क्योंकि उनमें भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने के बाद वो चल नहीं रही होती। इनफैक्ट जब सैम ट्रैवल करके ट्रेन के पास गया तो पता चला कि ट्रेन भी नहीं चल रही। कई 100 पैसेंजर्स तो स्टेशन पे ही खड़े हुए होते हैं और उन्हें समझता नहीं कि वो अपने डेस्टिनेशन तक आखिर कैसे पहुंचेंगे। बहुत मुश्किलें झेलने के बाद सैम अपने ऑफिस पहुंच तो जाता है लेकिन पता चला कि उनके ऑफिस का डोर जो कि ऑटोमेटिक है वह भी बंद हो चुका है। वह सारे एम्प्लॉइज बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक थे, इसीलिए मिरर वाले डोर तोड़कर अंदर घुस गए। पर प्रॉब्लम वाली बात ये हो गई कि अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। सारे कंप्यूटर डिवाइसेस जिस पर एम्प्लॉइज को काम करना था वो भी नहीं चल रहे थे। अब यहाँ पूरी दुनिया के ऊपर कौन सी आपदा आ चुकी है ये किसी को भी नहीं पता। हमें तो सैम का बेटा ली दिखाया जाता है जो कि साइकिल पर अपने स्कूल जा रहा था। सड़क पर कोई भी व्हीकल नहीं चल रहा था, सिर्फ जिसके पास साइकिल्स होती हैं वही आगे बढ़ रहे थे। कई लोग तो ली को देखकर सोचते हैं कि काश उनके पास भी साइकिल होती, पर उन्हें नहीं पता कि अब काफी देर हो चुकी है। अब सैम की वाइफ पहुंच रही थी सुपरमार्केट में ताकि वह जरूरत के कुछ सामान ले ले। सुपरमार्केट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और कई सारे लोग जमा होते हैं सामान खरीदने के लिए। अब यहाँ सैम की वाइफ ने नोटिस किया कि सभी लोग काफी ज्यादा सामान ले रहे हैं, जैसे कि वह किसी लंबी ट्रिप पर जा रहे हों। लेकिन ये लोगों का डर था और उन्हें लगने लगा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी अब चली गई है, यानी कुछ खतरनाक घटित होने वाला है। तो वो अपने लिए आने वाले कुछ महीनों के सामान पहले से ही रख रहे हैं। सैम की वाइफ ने सोचा कि उसे भी स्टॉक में चीजें रख लेनी चाहिए, तो वो जरूरत के सामान अंदर जाकर लेने लगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कैशियर ने अनाउंस कर दिया कि वो कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ कैश अलाउड है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम एकदम से बंद पड़ चुका है। अब ये बात सुनने पर सभी एकदम चौंक गए। वह सभी तो एटीएम की तरफ भागने लगे ताकि वह कैश निकाल सके। पर यही प्रॉब्लम होती है कि एटीएम भी ठीक से नहीं चल रहा था, यानी अब तो उनके लिए रिसोर्सेज खरीदने का कोई चांस ही नहीं। यहाँ दूसरी तरफ सैम जब अपने घर आ रहा होता है तो उसे एक साइकिल का शॉप दिखाई दिया। उस जगह से तो कई सारे लोग साइकिल खरीद कर लेकर जा रहे थे, क्योंकि कोई भी दूसरी ऑटोमेटिक व्हीकल चल नहीं रही थी। सैम को लगा कि उसे भी एक साइकिल ले लेनी चाहिए, पर जब वह अंदर जाकर देखने लगा तो पता चलता है कि साइकिल की प्राइस 10 गुनी कर दी गई है। यह इसलिए क्योंकि शॉपकीपर को पता है कि इस समय साइकिल्स का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उन्होंने प्राइसेस ही बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। एक समय पर तो सैम सोचने लगा लेकिन कैसे भी करके वह एक साइकिल खरीद लेता है। उसे चलाते हुए कैसे भी वह घर पर पहुंचा और अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं थी, चारों तरफ अंधकार छाया था। सैम की फैमिली वाले तो कैंडल जलाकर अपना डिनर कर रहे होते हैं, यानी उनका कैंडल डिनर हो चुका है। उनमें सबसे ज्यादा परेशान तो सैम की बेटी और बेटे होते हैं। उनके मोबाइल फंस और कंप्यूटर ना चलने के कारण दोनों परेशान होते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं रहा था वो अपना टाइम पास कैसे करें, क्योंकि कुछ समय पहले उनका डेली रूटीन फिक्स था कि वो अपने मोबाइल फंस पर लगे रहते और यहाँ ली तो दिन भर गेम्स ही खेलता रहता था। लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ चेंज हो चुका है। पहली बार सैम की फैमिली वालों ने एक साथ बैठकर खाना खाया है। प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि अब पानी भी आना बंद हो चुका था। पर यहाँ रात के समय सैम
सैम और उसकी वाइफ अपने दोनों बेटे बेटियों को पास बुला रहे थे बालकनी की तरफ, क्योंकि वहाँ से आसमान बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा था। ऐसा नजारा उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं किया होता। चारों तरफ एकदम से शांति हो गई थी और किसी के भी घर में एक लाइट जलती हुई नहीं दिखाई देती। सिर्फ आसमान में तारे चमक रहे थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलते। अब सैम की फैमिली जिन चीजों को एक्सपीरियंस कर रही थी वही सेम पूरे शहर में होता है। इतने टाइम बाद उन सभी फैमिली वालों ने मिलकर खाना खाया और उसके अगले मोमेंट में टिमटिमाते हुए तारों का देखकर मजा लिया। कुछ समय पहले जब वो सभी टेक्नोलॉजी से घिरे हुए थे तो इतना टाइम होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से बात नहीं करते। ऐसा लगता था कि वो पास होकर भी बहुत ज्यादा दूर है। कोई अपने मोबाइल फंस पर बिजी रहता, कोई गेम्स खेलता तो कोई अपने काम में बिजी रहता। किसी के पास टाइम ही नहीं था अपनी फैमिली को देने के लिए। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कोई भी डिवाइस ना होने के कारण उन्हें एक साथ ही टाइम बिताना पड़ रहा है। लेकिन ये सारी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। इससे बड़ा खतरा तो अभी आना बाकी। अब इतने समय बाद अपनी फैमिली के साथ रात गुजारने के बाद सैम अपने ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट दोनों ही नहीं होते। इससे प्रोडक्शन का काम एकदम से रुक गया था और कंपनी को बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होता। कंपनी के ओनर्स और बॉस ने साफ साफ बोल दिया होता है सभी एम्प्लॉइज को कि तुम्हें ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं जब तक यह पूरी कंडीशन ठीक नहीं हो जाती। अब इस बात पर स्लैम एकदम से चिंतित हो गया क्योंकि अगर वह सब ऑफिस नहीं आएंगे तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे और पैसे नहीं मिलेंगे तो वह अपनी फैमिली को कैसे चलाएंगे। यही बातें उनके दिमाग में तब से घूम रही थी। लेकिन कंपनी के ओनर्स ने साफ कह दिया कि उन्हें नहीं लगता कि यह कंडीशन जल्दी ठीक होने वाली है और जैसे जैसे हालात बिगड़ते जाएंगे कोई भी इस शहर में रुकेगा ही नहीं। रिसोर्सेज की लगातार कमी होते ही चली जाएगी। अब इस कंडीशन को पूरे 2 दिन बीत जाते हैं। आस पड़ोस के लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे वह बाहर निकलकर एक दूसरे से बात करने लगे होते हैं। प्रॉब्लम की बात यह थी कि रिसोर्सेज खत्म होना भी स्टार्ट हो गए और पानी का तो नामो निशान ही नहीं रहता। शहर में जो बड़े बड़े टैंक्स थे पानी के वह भी ऑलमोस्ट खत्म होने आ चुके होते हैं। यानी अब उन सभी के पास रिसोर्सेज की कमी है और पानी भी खत्म हो चुका है। वो सारे सरवाइव कैसे करेंगे ये बिल्कुल नहीं पता। पर यहाँ देखकर लगता नहीं कि श्याम की फैमिली और पूरी सिटी वाले इसके लिए रेडी हैं। यहाँ पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था और सभी परेशानी वाली तरीके से यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं रिसोर्सेज के लिए। लोग ऑटोमेटिक चीजों से शिफ्ट होकर मैनुअल चीजों पर आ चुके थे। यानी कि व्हीकल की जगह पर वह साइकिल यूज करते और वॉशिंग मशीन की जगह पर खुद ही कपड़े सुखाते। सारी की सारी चीजें एक रात के बाद एकदम से चेंज हो चुकी थी। सैम ने तो अपनी फैमिली के साथ मिलकर यह डिसाइड कर लिया था कि वो शहर से कहीं दूर चले जाएंगे, यानी कि उसके फार्म हाउस की तरफ जो सैम के विलेज में हुआ करती थी। लेकिन सिटी से विलेज जाने का डिस्टेंस बहुत ज्यादा था तो उन्हें फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी। सैम के पास जितने भी बाइस मौजूद थे वो उसके ऊपर अपनी फैमिली को बिठाकर चल पड़ा एयरपोर्ट की तरफ। रास्ते में उन्होंने कई सारे खाने पीने के सामान ले लिए होते हैं जिनके दाम काफी बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ बताया जा रहा है कि पानी की कीमत फ्यूल से कई ज्यादा हो चुकी है। पर यहाँ उनके फैमिली की जीने मरने का सवाल था तो सैम ने अपनी पूरी सेविंग्स उसी खाने पीने की चीजों में लगा दी। कई दिनों तक उनके पास सरवाइव करने की चीजें मौजूद होती हैं तो वो सीधा निकल पड़े अब एयरपोर्ट की तरफ। हमें दिखाया जा रहा था कि कई सारे लोग उन्हीं की तरह शहर छोड़कर जा रहे हैं। वो किसी भी तरीके से ट्राई कर रहे थे कि कोई एयरप्लेन मिल जाए और वह उसके अंदर बैठकर अपने विलेज पहुंच जाए। फिर जैसे ही सैम और उसकी पूरी फैमिली एयरपोर्ट पर जाती है इंक्वायरी करने के लिए तो पता चलता है कि कोई भी फ्लाइट्स चल नहीं रही हैं। सारी एयरप्लेन्स एकदम से बेकार हो चुकी है और उनके अंदर टेक्निकली प्रॉब्लम आने के लिए उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी यहाँ से यह बात क्लियर है कि अब वह प्लेन से नहीं जा सकते। सैम और उसकी पूरी फैमिली एकदम से हताश हो जाते हैं और बाहर बैठकर बचे हुए खाने को खाने लगते हैं। पर यहाँ सैम को अपने विलेज जाना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। कई देर तक वह वहाँ पर वेट करते रहे पर तब जाकर सैम ने बोला कि हम साइकिल की मदद से ही अपने विलेज तक पहुँचेंगे। भले ही हमें इसमें कितने देर में लग जाए पर हम उस जगह पर एकदम सुरक्षित रहेंगे। वहाँ कई सारी नेचुरल चीजें हैं जिससे हमारा गुजारा आराम से हो सकता है। तो अब होना क्या था, सैम अपनी पूरी फैमिली को 22 पर लेकर चल पड़ता है अपने विलेज की तरफ। कई घंटे का रास्ता तय करते हुए वह काफी थक भी गए थे। वह बीच बीच में रुककर अपने रिसोर्सेज यूज करते रहते हैं ताकि उनकी बॉडी को पोषण तत्व मिलते रहे। उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, नहीं तो वह आगे का सफर तय नहीं कर पाएंगे। उन्हें तो साइकिलिंग करते हुए पूरा एक दिन बीत चुका होता है। फिर भी अभी उनका विलेज काफी ज्यादा दूर है। अब सैम की फैमिली एक हाईवे से होते हुए एक ब्रिज के पास आती है जहाँ रात हो चुकी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहीं पर एक रात गुजारेंगे, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं जो उनका रिसोर्सेज छीनने की तैयारी कर रहे हैं। यह ऑब्वियस बात थी क्योंकि रिसोर्सेज की कमी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग एक दूसरे को मारकर उनके रिसोर्सेज छीन ले रहे हैं। वो जरा भी नहीं सोचते
किसी दूसरे इंसान को मारने से पहले उन्हें कैसे भी तरीके से सरवाइव करना था और अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी थी। पर अच्छी बात यह होती है कि उस जगह पर लेडीज का बड़ा सा ग्रुप था। उन्होंने जब यह देखा कि कई लोग सैम की फैमिली पर हमला कर रहे हैं तो वह उस जगह पर आकर उन्हें भगाने लगे। वह सारे बदमाश लोग जो रिसोर्सेज चुराने आए थे वह वहाँ से भाग जाते हैं। सैम की पूरी फैमिली उन सभी लेडीज का शुक्रगुजार करती है और थोड़ा थोड़ा उनसे अपना रिसोर्सेज भी शेयर कर देती है। इस समय तो ऑलमोस्ट सभी को ही रिसोर्सेज की जरूरत थी पर मिल नहीं रहे होते। ऑलमोस्ट अब वो सब आधे रास्ते पर होते हैं अपने विलेज पहुंचने के लिए। फॉरेस्ट वाला रीजन एकदम पास्ट में आ चुका होता है, जिससे एटलीस्ट सैम को तो अच्छा लगता क्योंकि उसने कई साल विलेज में ही गुजारे हैं। उसे थोड़ा सा आइडिया है कि कैसे इस जगह पर सरवाइव किया जाता है। शहर की हालत तो सच में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सड़क पे जो भी व्हीकल होते हैं वह वहीं के वहीं पड़े रह गए। आधे से ज्यादा लोग तो सिटी छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए होते हैं। सैम के पास भी मौजूद पानी और खाना एकदम से खत्म हो चुका था, तो सैम जाकर पास ही में मौजूद एक नदी का पानी पी लेता है। भले से उन लोगों को कैन और बॉटल्स के पानी पीने की आदत हो चुकी थी, पर सैम जब नेचुरल तरीके से मौजूद नदी के पानी को पीता है तो उसे ठंडक मिल रही थी। वो कहने लगा कि उसने इतना साफ पानी कभी पिया ही नहीं। यानी अब उन सभी की शुरुआत हो चुकी थी उस जोन की जहाँ से उन्हें पूरी तरीके से नेचर के ऊपर डिपेंड रहना होगा। अब यहाँ जब सैम की फैमिली लगातार ट्रैवल कर रही थी तो मौसम एकदम से बिगड़ गया था। वहाँ पर तो ऐसी ड्रेन होने लगी होती है जिससे सभी लोग डर कर भागने लगे। यह अच्छी बात थी कि वहाँ पर एक ब्रिज होता है जिसके नीचे सैम की फैमिली जल्द से जल्द चली गई, लेकिन उनका सारा सामान ही बाहर की तरफ गिर जाता है जिस पर वह ऐसी ड्रेन पड़ने लगी। कई देर तक बेचारों को वहीं पर छुपे रहना पड़ा। थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटते हैं तो पता चला कि उनका पूरा सामान भीग चुका है। खाने पीने की चीजों से लेकर हर एक डिवाइसेस खराब हो चुके थे और अब एसिडिक रेन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसे किसी चीज से भी लगने के बाद वह रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं कर सकते। उन्हें बचे हुए रिसोर्सेज को पूरी तरीके से फेंकना पड़ा। यानी अब उनके पास एकदम जीरो रिसोर्सेज हैं और पानी पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। उनके पास अब जितने भी काम के सामान थे वह सभी इकट्ठा करने लगे और वह यह चीजें सेपरेट कर देते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें आगे जरूरत पड़ेंगी। फिलहाल उनके पास डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई एकदम कम। सैम को तो अब लगने लगा कि शायद वह कभी भी इस तरीके से अपने विलेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इतना लंबा सफर तय करके वह आधे रास्ते तक आए और अब इससे आगे बढ़ने की उनमें हिम्मत ही नहीं है। ली की यहाँ साइकिल पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी। उसका एक टायर फट गया होता है और जब तक वह उसे ठीक नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। सैम एकदम से परेशान होकर अपनी वाइफ के साथ वहीं पर रुकता है और दूसरी तरफ ली अपनी बहन को लेकर चल पड़ता है सुपरमार्केट में ताकि वह काम के कुछ सामान के साथ साथ रिसोर्सेज ढूंढ सके। सुपरमार्केट पूरा खाली था। वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज थे पहले ही लोग उसे लेकर चले गए होते हैं। सिर्फ अब वहाँ वो चीजें बची थी जो लोग यूजुअली यूज नहीं करते। ली और सैम तो अब सुपरमार्केट पूरी अच्छी तरीके से देखने लगे। ली ट्राई कर रहा था कि उसे कोई टायर मिल जाए जिसे वह अपने बाइज में लगा सके, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक ही सामान थे जो इस समय कोई यूज नहीं करता। ली की बहन को तो कुछ खाने की चीजें मिली होती हैं, पर जैसे ही उसने अपने मुंह में डाला तो वह बहुत ही कड़वी थी। बाद में पता चला कि यह सब कुत्ते और बिल्लियों के फूड हैं जो यहाँ प्रिजर्व रखे गए थे। अब उन्हें पता था कि कुत्ते बिल्लियों के फूड भले ही बेस्वाद होते हैं लेकिन उनके अंदर चिकन, एग्स और भी बहुत सारे प्रोटीन वाली चीजों का मिश्रण होता है। इसीलिए उन्होंने कई सारे कैंस अपने पास रख लिए ताकि कुछ तो रिसोर्सेज उनके पास बचे रहे। साथ ही साथ बैटरीज में डालने वाले पानी को वो पीने की तरह यूज करेंगे। इसीलिए बड़े बड़े कैंस को भी उन्होंने अपने साथ रख लिया। सारे रिसोर्सेज जमा करने के बाद वह फैमिली वालों के पास आते हैं और वह देख पा रहे थे कि इसमें से यूज करने के लिए तो कोई चीज नहीं है, पर मजबूरी में उन्हें यह कंज्यूम करना ही होगा। खाना पानी की कुछ चीजें न होने के कारण उन्हें पेट फूड ही खाना पड़ रहा था। स्वाद भले ही बेकार हो लेकिन मन मार के उन्हें खाना ही पड़ता है। वह जो पानी पी रहे थे वह भी इम्प्योर होता है जो आगे चलकर शायद उनकी बॉडी को और ज्यादा कमजोर बना दे। ली ने तो यहाँ बहुत मेहनत करते हुए आखिरकार साइकिल के टायर को ठीक कर दिया होता है। उनके बॉडी में थोड़ी सी ताकत आ चुकी है तो वह अपने आगे का सफर थोड़ा तय कर सकते हैं। इसीलिए अब सैम और उसकी पूरी फैमिली वापस साइकिल पर बैठती है और लगातार चलाते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। अभी तो उनके सामने सबसे बड़े खतरे आने बाकी हैं जो शायद उनका जिंदगी पर से भरोसा ही उठा देगी। कड़कती धूप में एकदम सुनसान रोड पर आगे बढ़ते समय उन्हें एक फैमिली दिखाई दी। इन फैमिली वालों के पास काफी सारे रिसोर्सेज मौजूद थे। वह तो पकाकर मीट खा रहे होते हैं और चिल कर रहे होते हैं। अब जैसे ही उस दूसरी फैमिली ने सैम की फैमिली को देखा तो वह उन्हें आमंत्रित करने लगे कुछ खाने के लिए। पहली बार उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जो अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। थोड़े वेजिटेबल्स और मीट खाने के लिए देने के बाद सैम की फैमिली को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उन्हें कुछ अच्छा खाना खाए 15 दिन से ज्यादा हो चुके होते हैं। उस दूसरी फैमिली में एक लड़का था जिसके पास एक एनालॉग कैमरा होता है। ये वो कैमरा था जो शुरुआत
शुरुआती दिनों में यूज किया जाता, यानी कि उन छोटे छोटे ब्लैक पेपर के ऊपर वह सारे फोटोज क्लिक किए गए वह प्रिंट हो जाते। तो अब वही लड़का सैम की पूरी फैमिली का एक फोटोग्राफ निकालता है। उस फोटो को जनरेट होने में टाइम लगता, तो इसीलिए उस लड़के ने कह दिया कि अगर ये कंडीशन ठीक हो जाएगी तो वो ये फोटो तुम्हारे घर पर कुरियर कर देगा। इस फोटो को देखने के बाद उनके पास एक मेमोरी रहेगी कि वह किस कंडीशन से गुजर कर निकले हैं। पर फिलहाल के लिए अभी तो यह बिल्कुल नहीं लगता कि यह कंडीशन इतनी जल्दी ठीक होने वाली है। सैम और उसकी फैमिली वापस से साइकिल पर बैठकर अपने आगे की तरफ निकल पड़ती है। साइड में वह दूसरी फैमिली भी दिख रही थी जो पूरी साइकिलिंग गियर के साथ होती है। उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो उनकी बॉडी एकदम तंदुरुस्त है। वह उनसे ज्यादा तेजी से साइकिलिंग करते जा रहे थे, बट यहाँ किसी को रेस नहीं लगाना था। किसी भी तरीके से सैम की फैमिली को विलेज तक पहुंचना होता है। उनके कई घंटे का सफर यहाँ भी निकलता चला गया। ट्रैवल करते हुए अब उनकी फैमिली एक छोटे से शहर में पहुंचती है। इस शहर में लोग मौजूद थे और पता चला कि वह सभी सी फूड गर्म करके खा रहे हैं। यहाँ पर एक मछली की कीमत तो गोल्ड के बराबर थी। सभी लोग अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उस चीजों पर लगा देते ताकि वह कुछ खा सके और उनकी बॉडी तंदुरुस्त रहे। सैम के भी मेंबर्स ने सोचा कि वह वहाँ जाकर सी फूड खा लेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे, पर जैसे ही वह पहुंचते हैं सारा सी फूड खत्म हो चुका था। सैम तो तुरंत ही उस ओनर के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसकी पूरी फैमिली को भी कुछ खाने के लिए दिया जाए। उसके पास जितनी भी सेविंग्स पड़ी हैं वह सारे के सारे ले ले। बट वो ओनर साफ कहने लगा कि सारी मछलियां खत्म हो चुकी हैं और अब डायरेक्ट कल ही फिशिंग करने पर वह मछलियां पकड़ कर ला पाएंगे। सैम ने तो उस ओनर के पैर भी पकड़ लिए, पर ओनर को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने तो सैम की बेइज्जती करते हुए पीछे धकेल दिया। सैम बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि वह चाहकर भी अपनी फैमिली का पेट नहीं भर पा रहा होता। फैमिली मेंबर्स यह कंडीशन समझ रहे थे, इसीलिए वह कोई जिद नहीं करते। वह सभी साथ में होकर साइड में चले जाते हैं क्योंकि इनमें से उनकी कोई मदद नहीं करने वाला। सब सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे। सैम की पूरी फैमिली अब कमजोर होने लगी थी और वह वहाँ से निकलते हुए फॉरेस्ट वाले एरिया पर आ जाते हैं। कैसे भी करके वह साइकिल की मदद से आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी में जान ही नहीं बची थी। कई दिनों से उन्होंने ना ही कुछ खाया होता है और ना ही पिया होता है। अब फॉरेस्ट वाले इलाके में एंटर करने के बाद सैम को कई सारे कीड़े मकोड़े दिखते हैं। वह तुरंत ही उसे पकड़कर खाने का ट्राई करने लगा, पर तभी साइड से कुछ आवाज आने लगी। दूर से देखने पर पता चला कि यह कोई पिग मौजूद है। अब पिग को देखकर तुरंत ही सभी लोग उसके ऊपर झपट्टा मारने लगे क्योंकि वह पिग को बहुत चाव से खाया करते थे। कैसे भी करके उन्होंने पिग को मार दिया और साइड में लेकर आ गए। पर सबसे बड़ा चैलेंज है पिग को अच्छी तरीके से काटना और उसे प्रॉपर वे में गर्म करना। उन सभी में किसी को बनाना नहीं आता था, सिर्फ खाना आता था। इसीलिए किसी की हिम्मत ही नहीं होती चाकू पकड़ने के लिए। बट थोड़ी ही देर में वहाँ पर एंट्री होती है एक बूढ़े आदमी की जो यहीं पर रहता था। उसने चाकू लिया और उन सभी को कहा कि इस पिग को मेरे साथ लेकर चलो। सैम और उसकी फैमिली उस बूढ़े आदमी पर भरोसा करते हैं और वह चले गए उसके घर पर। बूढ़े आदमी ने तो अच्छी तरीके से उस पिग को पकाया और अच्छा खासा खाना बनाया। सैम की फैमिली तो एक सेकंड वेट नहीं करती और उस अच्छे खाने को खाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि यह चीजें उन्होंने लाइफ में पहली बार ट्राई की हैं। कुछ दिनों तक सैम की फैमिली उसी बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत के घर पर बिता रहे थे। उस बूढ़े आदमी ने उन सभी को अच्छी खासी ट्रेनिंग दी कि कैसे वह सरवाइव करेंगे और किस तरीके से पकड़े गए शिकार को खाएंगे। लेकिन यह बात भी क्लियर थी कि वह हमेशा के लिए यहाँ पर तो नहीं रह सकते। जितने भी दिन वह वहाँ पर कंफर्टेबली रह रहे थे, वह अपने बॉडी को ढाल रहे थे उस कंडीशन में। अब यहाँ एक हफ्ते से ज्यादा का समय होने के बाद सैम की फैमिली ने डिसाइड किया कि वह आगे का सफर तय करेंगे। उन्होंने अपनी साइकिल्स उठाई और निकल पड़े और भी ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर वाली जगह पर। पता नहीं वह अपने विलेज पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, वह भी जिंदा। अब उनके पास जो मैप होता है उसे फॉलो करते हुए वह उस जगह पहुंच गए, लेकिन सामने की तरफ पता चला कि एक नदी मौजूद है। अब मैप के हिसाब से तो यहाँ पर कोई नदी नहीं होनी चाहिए, पर सबसे बड़ा खतरा तो उनके सामने ही मौजूद है। नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा था और जो भी अंदर जाएगा वह सीधा वहाँ से बहते हुए आगे निकल जाएगा, जबकि उन्हें नदी को पार करके यहाँ से दूसरी तरफ जाना था। अब सभी लोग यही सोचने लगे कि नदी को पार करने का कौन सा उपाय हो सकता है। शाम की पूरी फैमिली अब उस नदी को पार करने के लिए लकड़ी का एक बेड़ा बनाने लगती है। उन्हें किसी भी तरीके से बांधने के बाद वह सोच रहे थे कि इसके ऊपर बैठकर वह आराम से दूसरी तरफ चले जाएंगे। एक एक करके सैम की पूरी फैमिली उस छोटे से राफ्ट का यूज करती है और दूसरी तरफ चली जाती है। पर प्रॉब्लम ये थी कि उनकी सारी बाई और सामान दूसरी तरफ था। वह काफी भारी होता है तो उसके लिए ये काफी नहीं होगा। फिर भी सैम और ली दूसरी तरफ जाते हैं और उन सामान को एक एक करके दूसरी तरफ भेजने का काम करते हैं। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बारिश होने की वजह से पानी का बहाव और तेज हो गया। सामान जैसे ही वह शिफ्ट करने के लिए गए, तभी पता चला कि सैम पानी में बह चुका है। लिया अपने फादर को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका नामो निशान नहीं मिलता। ली फिलहाल के लिए कैसे भी करके किनारे पर आता है और उनका सारा सामान भी बेकार चला गया। आवाज देने पर भी सैम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो इससे वह समझ गए कि शायद सैम अब मर चुका होगा। उन्होंने अपने एक इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर को खो दिया है। इस बात का दुख उनके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था, बट वह इस तरीके से रुक नहीं सकते। उन्हें आगे बढ़ते
बढ़ते ही रहना होगा। इसीलिए जितने भी रिसोर्सेज उनके पास थे, तीनों उसे लेकर आगे बढ़ चलते हैं अपने विलेज के पास। अब फिलहाल उन्हें कोई भी मैप ना होने के कारण वह रेलवे ट्रैक पकड़ते हैं और उसी के डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक उनके ठीक पीछे से एक कुत्ता आता है। उस कुत्ते को देखकर सभी डर गए, क्योंकि वहाँ उन सभी का ग्रुप भी मौजूद था जो भूखे होते हैं। सभी कुत्तों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि उनके बैग में मीट की सुगंध आ रही थी। सैम, उसकी बहन और उसकी मदर बहुत ही ज्यादा परेशानियों में जूझ रहे होते हैं। उन कुत्तों से बचने के चक्कर में तो सैम की मदद का पैर फिसल गया और वह ऊंचाई से नीचे गिर गई। देखने पर पता चला कि उनका पैर बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है। अब वह ठीक से चल भी नहीं सकती। सैम और उसकी बहन अपनी मदर की अच्छी तरीके से देख रेख करते हैं और उसी ट्रैक वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं। अभी भी उन सारे ग्रुप के कुत्तों ने उनका पीछा छोड़ा नहीं था। लग रहा होता है कि वह वापस से अटैक करने आएंगे, पर लकीली पीछे से ट्रेन की आवाज आने लगी, जिससे कि वह सभी कुत्ते भाग गए। अब ट्रैक पर उन सभी को देखने के बाद ट्रेन रुक जाती है और जो सभी पैसेंजर्स थे वह अपनी सीट उन्हें दे देते हैं। बता दें कि यह कोई इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन नहीं है, बल्कि यह ट्रेन तो कोयले पर चलती थी, जिसका इलेक्ट्रिसिटी और ऑटोमेशन से कुछ ताल्लुक ही नहीं होता है। ली की मदद के पैर पर जो चोट लगी थी उसे भी अच्छी तरीके से मरहम पट्टी की जाती है और अब शायद उन्हें एक अच्छी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां पर उन्हें रिसोर्सेज मिल सके। पर तीनों के मन में एक दुख तो रहेगा ही कि सैम बच नहीं पाए। दूसरी तरफ हमें सैम दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी समुद्र के किनारे आ चुकी थी। कई सारे बर्ड्स उसके ऊपर आकर चोंच मारते हैं। तब पता चला कि सैम मरा नहीं है। वह पानी में गिरने के बाद बेहोश हो गया था और फिर यहाँ आ गया। सैम की हालत भी एकदम खराब होती है, पर वो कैसे भी चलते हुए वहाँ से आगे बढ़ा। उसके अंदर अब इतनी ताकत नहीं कि वह अकेले चल सके। वो तो एक ट्रैक्टर के पास जाकर वहीं बैठ जाता है ताकि कोई आए और उसकी मदद करे। अब जिस ट्रेन के अंदर ली उसकी मदर और बहन बैठे हुए होते हैं, वह साइड से गुजर रही थी। सैम को जैसे ही ट्रेन की आवाज सुनाई देती है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर यह बात थी कि ट्रेन को उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। इसीलिए ली के पास एक फ्लेयर होती है जिसे वह तुरंत ही जला दे रहा था। इससे ट्रेन वालों को वह नजर में आ गया और उन्होंने ट्रेन रोकना स्टार्ट कर दिया। ली और उसके बाकी मेंबर्स भी जब इस फ्लेयर को देखते हैं तो वह तुरंत ही समझ गए कि यह उसके फादर होंगे। तुरंत ही वह तीनों ट्रेन से उतरते हैं और अपने फादर को लेने के लिए चले जाते हैं। सैम अपने फैमिली मेंबर्स को एक और बार फिर से देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे लगा कि वह वापस कभी उनके पास आ ही नहीं पाएगा। अब सभी लोग ट्रेन में सवार होकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सैम, ली और उसके पूरे फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठकर बहुत सारी बातें कर रहे थे और ऐसा फैमिली टाइम तो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। तब जाकर उन्हें संतुष्टि मिलती है कि शायद वह अपने विलेज पहुंच जाएंगे। कई घंटों के ट्रैवलिंग करने के बाद आखिरकार ट्रेन उन्हें अपने विलेज के पास छोड़ देती है। सैम जब अपनी फैमिली के साथ समुद्र के किनारे पर आया तभी उसे अपने फादर दिखाई दिए, जो कि वहां पर फिशिंग कर रहे थे। तुरंत ही वह अपनी फैमिली को लेकर फादर के पास चला गया और वह उसे साथ में अपने घर में लेकर आ जाते हैं। यह एक छोटा सा विलेज था जहाँ सालों से लोग यहाँ रहते आ रहे थे, मॉडर्न तरीके से नहीं बल्कि पुरानी तरीके से, और वह सारे पूरी तरीके से नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सैम की फैमिली ने भी अब उसी जगह रहना स्टार्ट कर दिया था और उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया होता है। वो वेजिटेबल्स उगाते, खेती करते और वहीं पर अपने दिन काटते रहते। उस जगह पर जाने के बाद ही उन्हें पता चला कि असली फैमिली क्या होती है। वो एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत ही पास से समझते थे। अब देखते ही देखते उन्हें वहाँ 2 साल बीत चुके होते हैं और उन्हें जरा भी नहीं एहसास हुआ था कि उन्हें किसी चीज की कमी है। एक दिन अचानक जब सभी सोकर उठ रहे थे तभी एक अलार्म बजने लगा। सैम देखकर चौंक जाता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करने लगे हैं। दुनिया भर में जितनी भी इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी गई थी वो सब रिकवर हो जाती है। सब कुछ अब पहले जैसा होने लगा था। कुछ समय में कंडीशन ठीक होने के बाद सैम अपनी फैमिली के साथ वापस शहर में शिफ्ट हो गया। अच्छी बात हुई कि सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो गई, पर अभी तक किसी को नहीं पता कि ये किस रीजन से हुआ था। कुछ न्यूज चैनल में ये डिबेट चलते रहती है कि शायद सोलर रेडिएशन की वजह से कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट चले गए थे। वहीं कुछ न्यूज वाले कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कुछ एलियंस आए हैं जिन्होंने हमारी डेवलप की गई एनर्जी की टेस्टिंग की है। अब इन चीजों में क्या सच है कोई नहीं बता सकता, पर यह बात क्लियर थी कि अब लोगों को एक सबक मिल गया है। वह सभी लोग जो इससे पहले एकदम अलग रहते थे और टेक्नोलॉजी में डूबे हुए होते हैं, उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि फैमिली और एक साथ रहना कितना इंपॉर्टेंट है। मॉडर्नाइजेशन अपनी जगह और नेचर से जुड़े रहना अपनी जगह। खैर, यह कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है।